हाय गाइस ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸੇਰ ਔਲਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਓਗੇ ਸਰ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ 21 डे चैलेंज पुत्र चल रहा है साडा फॉर ऑल आर 3 सब्जेक्ट दैट इज एडवांस अकाउंट कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम जिसमें कॉस्ट के 3 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज बारी है कॉस्टिंग में डे नंबर 4 की। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। इक्को बार लाइक करना, 2 बार लाइक ना करना, 1 बार लाइक करना, ठीक है ना। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को कर लो प्रेस सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। बड़ी बड़ी ना इंसाफी है साहब, लाइव बैठे हैं ज्यादा, लाइक है कम, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई सारे बच्चे लाइक कर दो एक बार। उसके बाद आज का कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाते हैं। तो डे नंबर 3 तक कर चुके हैं, डे नंबर 4 की बारी है। इस सेशन में जो नोट यूज होंगे आप कहां से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमारे आते रहते हैं हर सेशन से पहले, और इस सेशन के नोट्स भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहां से नोट्स को ले आइए 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 आइए, ये लीजिए। ठीक है जी, चलो जी आज का कार्यक्रम करिए स्टार्ट पुत्र। ये लीजिए, सारे नोट्स मेरे स्टैंडर्डाइज्ड हैं बिल्कुल, सो दैट आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ दुविधा नहीं आएगी। 21 डे चैलेंज फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट, जिसमें आज बारी है कॉस्टिंग दे पुत्र डे नंबर 4 की। कॉस्टिंग में एक ना चैप्टर है आपका जो कि प्योरली थियोरेटिकल है। अगर एग्जाम की पुत्र बात करें, एग्जाम में पेपर पैटर्न देखें तो लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो थ्योरी का आता है और वो ऑप्शन में छोड़ा जा सकता है, लेकिन 2-4 नंबर की थ्योरी इंस्टीट्यूट किसी और क्वेश्चन में भी डाल सकता है या फिर एमसीक्यू भी आ सकते हैं थ्योरी बेस्ड। तो थ्योरी को छोड़ना तो अब हम नहीं कहेंगे कि छोड़ना चाहिए, करना तो चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं, लेकिन हाँ छोड़ भी नहीं सकते। जितना समय उसके लिए डिजर्विंग है बस उतना ही देना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स की बात आज करने वाले हैं। ये वही चैप्टर है जो प्योरली पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं, डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कह दीजिए बिटवीन द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपना कुछ खर्चा कर रही है प्रोडक्ट को बनाने के, सर्विसेज को देने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन तो यही चाहती है ना कि खर्चा कम से कम हो, क्योंकि जितना खर्चा आपका कम होगा, जितनी कॉस्ट कम होगी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करके जो बचेगा दैट विल बी योर रेवेन्यू, और वहीं पर सारी गेम आपने खेलनी है। तो कॉस्ट को तो हर कोई कम करना चाहता है। एक लेमैन के लिए ये दोनों शब्दों का मतलब एक ही है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना या कॉस्ट को रिड्यूस करना, लेकिन बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट हमारे लिए इन दोनों का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। मतलब इन दोनों में देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट कंट्रोल एंड द कॉस्ट रिडक्शन। क्या है आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, काउंटलेस टाइम इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि यार हमारा ना इतना खर्चा हो रहा है लेकिन हम इसको ना कम कर सकते हैं। तो एक हमने टारगेट बना लिया, लेट्स से मैं अभी प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट आ रहा है जी 107 रुपए, 107 रुपए पर यूनिट। हमने कहा नहीं यार, ये 100 रुपए पर यूनिट का एक टारगेट रखते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। सो व्हेन दैट 100 रुपी हैज बीन अचीव्ड, मतलब ओवर अ मंथ हमने कुछ ऐसी चीजें करी जिसके कारण कुछ एफिशिएंसीज हमें हुई, 107 से हम 100 रुपए तक कॉस्ट तक पहुंच गए। हम इसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। once the target has been achieved cost control ends, लेकिन cost reduction is different when compared to this cost control। cost reduction कहता है अगर 100 आज तुमने अचीव कर लिया तो ये किसने कहा कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यू कैन स्टिल एम टू अचीव 99, देन 98, देन 97, देन 96। तो हमेशा ही एफिशिएंसीज के लिए स्कोप तो रहेगा और वेस्टेजेस को कम से कम करना चाहिए। तो कॉस्ट रिडक्शन इस मानसिक प्रवृत्ति का है इंसान है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है जी मीनिंग। मीनिंग क्या है, कॉस्ट कंट्रोल कहता है जी अचीवमेंट ऑफ प्लैंड और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हमने एक स्टैंडर्ड मैंने बोला कि 100 रुपी सेट कर लिया, कहते हैं कौन सा स्टैंडर्ड विच हैज बीन सेट इन एडवांस ऑफ द प्रोडक्शन, के हमने पहले से एक तय कर लिया कि इतना रुपया अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए हम कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। कॉस्ट रिडक्शन जो होता है इट्स अ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड वर्ड लिख लेते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। ऐसे करते कॉस्ट, ठीक है। रियल एंड परमानेंट रिडक्शन द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है, हो सकता है कॉस्ट कंट्रोल में आपका सिर्फ इसी साल का टारगेट हो कि यार इस साल में ना हमें इतने रुपए का प्रॉफिट दिखाना हो। प्रॉफिट कैसे आएगा, जब अपना कॉस्ट कम होगा। तो हो सकता है कि वो सिर्फ करंट ईयर के लिए आपने किया, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन ऐसा नहीं है, वो रियल एंड परमानेंट है। एक बार हो गया तो बस उतना तो हो ही गया। नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं कि आपको 107 से स्टार्ट करना, नेक्स्ट ईयर में विल स्टार्ट विद इन द 100।
मेन फोकस क्या है, कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। ये मेंटेन करने में बिलीव करता है कि जो एक बार स्टैंडर्ड हो गया बस उसको मेंटेन करना है, मतलब 100 पे पहुंच गया, अब 100 मेंटेन करना है। लेकिन ये कहता है कि मैं तो भाई रिड्यूस करूंगा, इट चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड। जब एक बार 100 अचीव हो गया, कहता है ठीक है अब 100 हो गया ना अचीव, तुमने 100 ही क्यों बनाया, वाई नॉट 97, वाई नॉट 95, वाई नॉट 93। तो चैलेंज करता है स्टैंडर्ड को एंड एंड्योवर्स टू बेटर देम कॉन्टिन्यूसली, मतलब समय के साथ साथ उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, अपने खर्चे को कम करने की ट्राई की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप उत्तर, कौन सा इनमें से टेम्पररी है या परमानेंट है, तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट करता है अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज टेम्पररी। वो कहते हैं कि बस मुझे इस पीरियड के प्रॉफिट को मैच करने के लिए कॉस्ट को कम करना है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन इट रिकॉग्नाइजेस नो कंडीशन एज परमानेंट बिकॉज अ चेंज विल रिजल्ट इन द लोअर कॉस्ट। ये किसी भी कंडीशन को परमानेंट मानता ही नहीं है, ये कहते हैं जब अचीव हो गया उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। एम्फोसिस किस कहां पर है, कॉस्ट कंट्रोल में एम्फोसिस है पास्ट और प्रेजेंट पर। पास्ट में क्या हो रहा था 107, प्रेजेंट में क्या है 100, बस इसके ऊपर मेंटेन करेंगे। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में द एम्फोसिस इज ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ठीक है आज 100 हो गया, अब ये बताओ फ्यूचर में और कितना कम कर सकते हो, लेट्स से 95। जब 95 पर पहुंचोगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, फिर हम कहेंगे चलो और ट्राई करते हैं इसको कैसे 93 पर लेकर आप आ सकते हैं, तो वो कॉस्ट रिडक्शन है। कहते जी कब इनका एंड होता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन द टारगेट्स आर अचीव्ड। आपका 100 पर पहुंच गए तो कॉस्ट कंट्रोल कहता भाई मेरा काम खत्म हो गया। कॉस्ट रिडक्शन कहता भाई वी हैव नो विजिबल एंड। मान लीजिए आपने आज डे का टारगेट बना लिया, आपने कल की पढ़ाई के लिए टारगेट बना लिया, आपने कहा भाई मैंने कॉस्ट शीट चैप्टर खत्म करूंगा, आपने सुबह से मन लगाकर पढ़ाई करी, शाम को 5 बजे ये चैप्टर खत्म हो गया, आप कहते एंड, आज का काम खत्म, काम तमाम, अब मैं धूम मचाऊंगा, अब मैं राड़ा करूंगा, राड़ा करूंगा, म्यूजिक सुनूंगा, मूवी देखूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, घूमने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पढ़ूंगा नहीं। दूसरा बच्चा कह रहा है अच्छा 5 बजे खत्म हो गया आज, तो मेरे पास मतलब 2 घंटे या 3 घंटे और हैं जहां पर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, और कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। तो वो बच्चा कह रहा है कि भाई मेरे डे का एज सच कोई विजिबल एंड नहीं है, वंस द टारगेट इज अचीव्ड माई स्टैंडर्ड इज रिवाइज्ड, अब मैं और पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कॉस्ट शीट तक ही पढ़ना था आज की डेट में, समझे क्या, तो इस तरह से चीजें चलती हैं पुत्र। नेक्स्ट हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये भी काफी अच्छी चीज है, ब्रीफली एक्सप्लेन डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। पुराने जमाने में जब कॉस्टिंग इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ तो डिजिटल चीजें तो नहीं थी, डिजिटल का मतलब है सिंपली यूज ऑफ द इंटरनेट एंड द कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बेसिकली कहें तो। कॉस्टिंग सिस्टम हमेशा से डिजिटल नहीं था, लेकिन आज की डेट में सब चीजें इंटरनेट और कंप्यूटर्स के द्वारा कंट्रोल्ड है, आपस में सिंक्ड है, जिसके कारण इसको कहते हैं डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक ट्रेडिशनल बात करेंगे, बच्चों को क्लास में आना पड़ता था, टीचर बोर्ड पर पढ़ाता था, वो ट्रेडिशनल सिस्टम हो गया। लेकिन विद द यूज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज हम अब डिजिटली भी पढ़ पा रहे हैं। तो सेम वे कॉस्टिंग में हाल है। पहले क्या होता था, हम देखते थे डिपार्टमेंट वाइज जो है आप कॉस्ट इकट्ठी करते थे, पेन पेपर पर लिखते थे, और फिर डे एंड पर मेन डिपार्टमेंट के पास जाते थे, वो सारी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करता था। मतलब डाटा पहले स्कैटर्ड है, फिर उसको एकोमुलेट किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया, फिर उससे रिपोर्ट्स बनाई हो, अब भी यही रहा है, बस फर्क इतना सा है कि अब डिजिटली ये काम किया जा रहा है। Like the conventional costing system, digital costing system also collects the data, classifies the data, accounts the data to get and process the information to make the decision. But the difference is the method of collection, medium of storage, form of analysis and reporting. तो फर्क कहाँ है, कलेक्ट कैसे हो रहा है डिजिटली, मीडियम ऑफ स्टोरेज स्टोर कहां हो रहा है, ड्राइव पर सेव हो रहा है, लैपटॉप्स में सेव हो रहा है, पहले फाइल्स में सेव होता था, फिजिकल फाइल्स में सेव होता था। एनालिसिस किस किस तरीके का होगा, पहले मैनुअल एनालिसिस करने पड़ते थे, मल्टीफेरियस रिपोर्ट्स अपने आप बन जाती हैं। तो डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम लिंक कर देता है डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस को, लाइक प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद द डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम ऑफ द सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड द मार्केट थ्रू द डाटा शेयरिंग एंड नेटवर्क इंटरेक्शन। तो आपस में आपने सबको कंट्रोल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आइटम है जी, मटेरियल ए है, ठीक है जी, मटेरियल ए है, हमारे पास इसका रीऑर्डर लेवल है लेट से 500 यूनिट का। मतलब जब मेरे पास 500 यूनिट रह जाएंगे तो मुझे नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। हमने अपना सिस्टम अपने सप्लायर के साथ लिंक कर दिया। जब मैं अपने यहाँ से प्रोडक्शन फ्लोर पर स्टोर से सामान निकाल कर ले जाता हूँ तो उसमें सामान कम होता रहता है। द मोमेंट मेरा स्टोर में सामान 500 यूनिट को टच करेगा या उससे नीचे पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है मेरे सप्लायर के पास चला जाएगा, ऑटोमेटिकली
मेरा जो ऑर्डर है वो सप्लायर के पास चला जाएगा, किसका, ईओक्यू का, कि भाई इतना सामान जो फटाफट से हमारे पास भेज दीजिए। तो ये कहते हैं यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द कॉस्टिंग सिस्टम। कहता है जी मेन इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें कैसी कैसी मिलती है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट रीडीली अवेलेबल हो जाएगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट या जॉब या बैच जिसके लिए आप कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो इजीली अब आपके पास आ जाएगा क्योंकि डिजिटली काम हो रहा है। डाटा ऑन टाइम स्पेंड, किसी वर्कर ने किस किस जॉब पर पूरे दिन में कितना कितना टाइम स्पेंड किया, उसका डाटा डिजिटली मिल जाएगा। आपने देखा होगा कई जगह पर, अपनी आर्टिकलशिप में देखेंगे, मान लीजिए, या फिर कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां देखेंगे एक स्क्रीन लगा होता है, तो जो उनके स्टाफ होते हैं वो पंच करते हैं अपना फिंगर या थंब, तो वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है कि कितने बजे आप आए, और लास्ट में जाते फिर से आपको पंच करना है। तो पहले क्या होता था, अटेंडेंस के लिए आईजी रजिस्टर में साइन करेंगे, वो मैनुअल चीज होगी, अब डिजिटली काम हो रहा है। डाटा ऑन रिसोर्स कंजम्पशन, आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है उसका रिकॉर्ड हो गया। डाटा ऑन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, क्योंकि मेरा सिस्टम सप्लायर और कस्टमर के साथ जो है मेरा जुड़ा हुआ है मार्केट के साथ, तो मुझे पता चलता रहेगा कि मटेरियल के प्राइस में क्या मूवमेंट आ रही है और फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है। डाटा ऑन लीड टाइम एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मुझे ये भी पता चल जाएगा, जैसे मैंने यहां पर बोला कि जैसे ही मेरा रीऑर्डर लेवल टच हुआ, सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस हो गया ईओ के जितना, अब कितने दिन में वहां से आएगा वो भी मुझे सिस्टम पर दिख रहा है, लीड टाइम और कितना सामान मेरे सप्लायर के पास अवेलेबल है। डाटा ऑन द प्रोडक्ट डिमांड एंड द ट्रेंड, क्योंकि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, जो एक्चुअल में सेल कर रहे हैं सामान, उनके साथ मेरा नेटवर्क है, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी मुझे समय से पता चलती रहेगी और ट्रेंड एनालिसिस भी मैं निकाल सकता हूं, पिछले कुछ सालों का डाटा उठाकर एक रिपोर्ट बना सकता हूं, जहां से मुझे एक हायरार्की बार फॉर्म में जो है पता चल जाएगी कि ये कंजम्पशन हमारे प्रोडक्ट की ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। तो ये सब चीजें डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम के माध्यम से आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसमें पॉइंट्स बदलते रहते हैं कि भाई कॉस्ट यूनिट क्या होगा, कुछ भी 3-4 पॉइंट दे सकते हो और कहेगा इसके लिए कॉस्ट यूनिट बता दो। कॉस्ट यूनिट का मतलब है कि जो पर्टिकुलर आइटम की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस की, वो किस तरह से कॉस्ट उसके लिए एक्यूमुलेट की जाती है, किस तरह से एक्यूमुलेट की जाती है। जैसे कि पेट्रोल है, अब आप पेट्रोल जो भरवाने जाते हैं, पेट्रोल जब खरीदते हैं तो कैसे मिलता है, पर किलो के हिसाब से मिलता है। आप कहते हो भैया 2 पेट्रोल दे दो, भैया 5 पेट्रोल दे दो, अरे नहीं यार, लीटर से होता है। तो पेट्रोल का कॉस्ट यूनिट है पर लीटर, मतलब पेट्रोल की जो मेजरमेंट होगी वो लीटर्स में होती है। हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, बाई चांस भगवान ना करे अगर भर्ती होना पड़ जाए किसी को हॉस्पिटल में, तो किस तरह से खर्चा बताया जाता है भर्ती होने का सर पर डे इतने रुपए का कॉस्ट आएगा। तो वहां पर चलता है जी पर पेशेंट डे, यहां पर 2 यूनिट लिखे हैं, पेशेंट और डे, क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग में आपका चलता है जी कॉम्पोजिट यूनिट, मिक्स ऑफ 2 सिंगल यूनिट्स पेशेंट एंड डे। फिर आए जी पेंसिल, पेंसिल चलती है डजन के हिसाब से पर डजन, और गोल्ड कैसे चलता है जी पर 10 ग्राम, इसको क्या बोलते हैं, तोला। एक संजय दत्त साहब की मूवी आई थी, उसमें पूरी फिल्म में यही करते रहते हैं, चेन पाई होते, कहते 50 तोला 50 तोला, तो तोला वो गोल्ड में चलता है। तोला गोल्ड में पैसे नहीं पूछते जाकर, हाँ भैया 1 किलो कितने का दे, अरे भाई सेब अमरूद थोड़ी है, महंगी वस्तु है यार, थोड़ा तो उसको ट्रीट करो महंगे के हिसाब से। तोला मतलब 10 ग्राम का रेट जो है स्टैंडर्ड चलता है, उसी हिसाब से इसकी कॉस्ट मेजर की जाती है। नेक्स्ट एक और प्रश्न मैंने यहां पर रखा है, क्लासिफाई द कॉस्ट्स एज पर द नॉर्मेलिटी। तो कॉस्ट को क्लासिफाई करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो एक नॉर्मेलिटी वाला हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं जी, नॉर्मेलिटी के हिसाब से नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अक्सर कौन सी कॉस्ट जो इनकर है वो होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। उसके अलावा अगर कोई कॉस्ट इनकर हो गई कभी कभार, तो वो हो जाता है एबनॉर्मल कॉस्ट। देखते हैं, इट इज द कॉस्ट which is normally incurred at a given level of output under the conditions in which that level of output is normally attained and it is treated as a part of cost of production। बड़ी आसान सी बात है, मान लो मुझे अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपए का मटेरियल लगता है, लेबर लगता है 50 रुपए का और ओवरहेड लगता है 30 रुपए का, तो ये 180 रुपए की जो कॉस्ट है इन नॉर्मल सर्कमस्टांस जो लग रही है मेरी नॉर्मल कॉस्ट है, एंड इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर विच इज रिक्वायर्ड एज पर स्टैंडर्ड, मतलब पहले से पता है कि हाँ इतने इतने रुपए का मटेरियल लेबर ओवरहेड हमारा लगने वाला है, तो ये होता है नॉर्मल कॉस्ट। या फिर इस तरह से कह दो, मान लो मैंने कहा मटेरियल लगेगा जी 10 किलो, इस बार हमें मिल गया 10 रुपए का तो 100 रुपए का मटेरियल हो गया, अगली बार हमें मिला 12 रुपए का तो 120 का मटेरियल हो गया, फिर प्राइस डिक्रीज हो गया तो कभी 9 का मिला तो 90 हो गया। तो ये सब नॉर्मल कॉस्ट के हिस्से हैं, ठीक है ना। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन इन विच द लेवल इज अटेन्ड। लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड, मतलब जिस अवस्था में, जिन कंडीशंस में आउटपुट नॉर्मली अटेन होता था, उस कंडीशन में ये कॉस्ट नॉर्मली होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई, इस कॉस्ट को बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट।
और जो भी चीज एबनॉर्मल है वो कभी भी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर एंटर नहीं करती, ये सीधा कॉस्टिंग P&L में जाती है, जो कि हेल्प करती है आपके प्रॉफिट या लॉस को फर्दर फाइंड आउट करने में। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि भैया हमारे ना लेबर के, एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि हमारे लेबर के 4 घंटे लगते हैं, ठीक है जी, 4 घंटे लगते हैं इस प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पर, और मैं 1 घंटे का उन्हें देता हूं लेट से 100 रुपए, तो 400 रुपए लगने चाहिए थे, ठीक है जी। पूरे दिन में लेट से वर्कर काम करते हैं जी 8 घंटे, 8 घंटे काम करते हैं, तो 4 घंटे एक प्रोडक्ट पर और 4 घंटे दूसरे प्रोडक्ट पर, तो प्रोडक्ट 1 में 400 जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट 2 में 400 जुड़ जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हमारी फैक्ट्री में जी लाइट नहीं है और उस दिन हमारा जनरेटर भी जवाब दे गया, तो 4 घंटे काम नहीं हो पाया। क्या आप वर्कर को पैसे दोगे? आंसर है हाँ, वर्कर की थोड़ी गलती है बेचारे की, तो 400 रुपए तो दिए उसे। अब आप कहते हैं यार क्योंकि 400 रुपए तो मेरे लगेगी, प्रोडक्ट तो बना नहीं, तो मैं प्रोडक्ट 1 के ऊपर पूरे 800 रुपए डाल देता हूं, क्या ये सही बात है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो 400 रुपए चाहे तुम्हें वर्कर को देने पड़े, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस में इस प्रोडक्ट 1 पर ये वाले खर्चे थोड़ी लगे होते। प्रोडक्ट 1 पर तो सिर्फ ये वाला 400 लगा होता ना, तो आप ये वाला जो 400 है इसको प्रोडक्ट 1 पर नहीं डाल सकते। सवाल उठा इसको डाले कहां? इसको कॉस्टिंग P&L में ले जाओ, ये आपका लॉस है जी, सीधी सी बात है। ये होता है एबनॉर्मल कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसे सीखते हैं। कहता जी डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। कहता है इनमें से सही ऑप्शन चुनकर बताओ। डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। आप किसके लिए सेपरेटली मेजर करते हैं? क्या कॉस्ट यूनिट के लिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, कॉस्ट ड्राइवर के लिए, कॉस्ट सेंटर के लिए? तो सही उत्तर क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि मान लीजिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट हो गया। आप कई बार प्रोडक्ट मतलब लेट से मैं कह रहा हूं जी मैं बना रहा हूं लेट से कैलकुलेटर, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कैलकुलेटर। पर कैलकुलेटर कॉस्ट कम निकाली जाएगी। कई बार आप क्या करते हैं, मान लीजिए मेरा बिजनेस ऐसा है जहां पर हर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता हूं। मींस मैं जॉब कॉस्टिंग में हूं, फर्नीचर बनाता हूं जी। कोई बंदा आता है कहते जी मेरे लिए 7 सीटर सोफा बना दो, ऐसा ऐसा मटेरियल लगाना, शीशम वुड लगाना। कोई कहता भाई सस्ता सा बना के दे दे, 10 सीटर दे दे 2 सीटर की कॉस्ट में, तो मुझे वैसा भी बनाना पड़ता है। कोई अपने फैब्रिक को लेके भी बहुत चूजी है। तो हम काम कर रहे हैं इस तरह से। उस केस में आप जो कॉस्ट डिटरमिन करेंगे किसके लिए करेंगे? हर जॉब के लिए अलग, तो जॉब कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। कई बार आप एक साथ कई सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं एक बैच में, तो उस समय पर हम पूरे बैच के लिए कॉस्ट का मेजरमेंट करते हैं। तो ये सभी क्या हैं जिनको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो इसका उत्तर है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आप उत्तर, अच्छा प्रश्न है। के अंदर जी टैक्सी ड्राइवर है, चार्जेस मिनिमम ₹80। कहता भाई 80 रुपए तो मेरी कार में बैठने के लगेंगे ही लगेंगे तुम्हारे, चाहे तुम्हें यहीं तक जाना हो 100 मीटर दूर तक, और उसके बाद 12 रुपया प्रति किलोमीटर लूंगा ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल। जितने किलोमीटर जाओगे 12 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। कहते बताइए कि जो बिहेवियर इस कन्वेंस कॉस्ट का क्या है? क्या ये फिक्स है, क्या ये सेमी वेरिएबल है, क्या ये वेरिएबल है, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव है? बताइए जी क्या लगता है आपको, क्या सही ऑप्शन इसमें से होनी चाहिए? क्या ये खर्चा फिक्स है? भाई फिक्स तो तब होता ना अगर एक अमाउंट आपने तय कर लिया कि जितना मर्जी दूर जाओ उतना ही अमाउंट लगेगा। नहीं, कहते 80 रुपए लूंगा, लूंगा ही लूंगा, प्लस 12 रुपए पर किलोमीटर। इसका मतलब है जितने ज्यादा किलोमीटर चलोगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। सवाल उठा क्या वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं, क्योंकि 80 रुपए तो देने ही पड़ गए ना, इतना पार्ट वेरिएबल है लेकिन ये तो फिक्स हो गया। बच्चों को समझ आ गई? मतलब इसका आंसर क्या है जी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट हो, फिक्स वाला भी हो एंड पुत्र वेरिएबल वाला कंपोनेंट भी हो, उस कॉस्ट को बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इसका उत्तर बनेगा। आयुष रजक ने लिखा है बी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मध्य प्रदेश जबलपुर से आयुष रजक ने, ये बच्चा जबलपुर से है। ठीक है आयुष? हाँ जी। तो इसी के साथ आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट का कार्यक्रम जो आयोजित किया था हमने डन हुआ। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एडवांस अकाउंट कॉस्ट एफएमएसएम सभी सब्जेक्ट के लिए हमारा जो है 21 डे चैलेंज चल रहा है। जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल से नोट्स एक्सेट्रा ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे राहुल सर के चैनल पर चल रहा है, कर लो। आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक और फ्री सर्विस है, तो जितना ज्यादा लोग फायदा उठाएंगे उतना ही बढ़िया। तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। मैं लेता हूं जी इसी दनाल